हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज भारतीय संविधान का अर्थ और विषय वस्तु। क्योंकि हम भारतीय संविधान के बारे में धीरे धीरे करके वर्ष 2026 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कंटेंट देखेंगे। तो एक पहला छोटा सा टॉपिक भारतीय संविधान का अर्थ एवं विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि संविधान कहते किसे हैं, किस तरीके से हम भारतीय संविधान को डिफाइन करें। तो साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस सेट ऑफ द लॉ। कानूनों के संकलन को संविधान कहा जाता है। हालांकि अगर ये परिभाषा आप देखें तो ये परिभाषा बिल्कुल छोटी सी परिभाषा हो जाएगी कि कानूनों के संकलन को संविधान कहा जाता है, जो उतना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए एक व्यापक परिभाषा जो सिविल सर्विसेज के परीक्षार्थियों को ध्यान में रख करके बनाए कि किसी देश को संचालित करने के लिए आधारभूत कानूनों एवं प्रथाओं का समुच्चय, कानून और प्रथाओं का समुच्चय है जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है तथा मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों का विवरण देती है। उसे संविधान कहते हैं। इसका मतलब है कि संविधान में किसी भी देश को संचालित करने के प्रावधान निहित हैं, आधारभूत कानून है। संविधान उस समाज की प्रथाओं को भी मान्यता प्रदान करता है जो शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों को निर्धारित करती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं होती हैं। और संविधान मनुष्यों और नागरिकों के अधिकारों का विवरण देता है। यहां पर दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, मनुष्यों और नागरिकों। नागरिक मतलब जो भारतीय नागरिक हैं, और मनुष्य जो बाहरी लोग आए हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार हमारे देश में प्रदान किए गए हैं। तो साधारणतः कह दिया हमने कि संविधान मींस कानूनों का संकलन, सेट ऑफ द लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां एक नई बात सामने आई कि अगर संविधान कानूनों का संकलन है तो साहब ये कानून क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे। तो कानून क्या है? कानून का मतलब हुआ कि सामाजिक जीवन में सुख होना चाहिए, सुव्यवस्था होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। इन सबको स्थापित करने और बनाए रखने का नियम होता है कानून। तो कानून सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुख, शांति स्थापित करने और उसे बनाए रखने के ऐसे नियम होते हैं जिनका आधिकारिक विनिधान किया गया हो। आधिकारिक विनिधान मतलब अथॉरिटेटिव एलोकेशन। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने बना दिया तो वो कानून बन गया। उसको एक ऐसी संस्था के द्वारा बनाया गया हो जिस संस्था का निर्माण संप्रभु ने किया हो। अब चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो संप्रभु कौन है? भारत की जनता है। अब भारत की जनता ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था बनाई, संसद, या उससे पहले संविधान सभा बनाई, जिसने जो कानून बनाए उन्हीं कानूनों को हम, उन्हीं नियमों को हम कानून कहेंगे, जो भी नियम बनाए गए। इसीलिए आधिकारिक विनिधान किया गया हो, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए गए नहीं। अगर वो संप्रभु है तो उसके द्वारा बनाए गए नियम भी कानून कहलाएंगे। मतलब यह हुआ कि कानून बनाने का अधिकार केवल संप्रभु को होता है। हां, संप्रभु अपने इस अधिकार को किसी संस्था को सौंप सकता है व्यवहारिक तौर पर। हालांकि संप्रभु अपनी ताकत को नहीं, लेकिन वो कानून बनाने के अधिकार को सौंप सकता है कि चलो ठीक है भाई साहब, आप हमारे प्रतिनिधि हो गए और अब आप कानून बनाइए। जो कानून आप बनाएंगे उसे ऐसा माना जाएगा कि हमने बनाया। तो जनता अपनी संप्रभुता के प्रयोग करने का अधिकार उसको सौंप देती है। संप्रभुता हमेशा जनता के पास ही रहती है। तो ये जो कानून बनाए गए, उन कानूनों का उद्देश्य क्या है साहब? इस परिभाषा से ही स्पष्ट होकर के आएगा कि ये कानूनों जो बनाए जाते हैं वास्तव में इनका उद्देश्य क्या होता है। तो जो परिभाषा में दिया गया है, कानून का उद्देश्य होता है कि सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुख, शांति को स्थापित करना। कोई ऐसा कानून आपने नहीं देखा होगा कि जो दुख पैदा करने के लिए हुआ है।
अब आप कहें कि साहब क्रिमिनल को पनिश करने के लिए कानून तो होता है, तो क्रिमिनल को तो दुख होगा। हाँ, क्रिमिनल को दुख होगा, लेकिन उसने समाज को, मानवता को दुख पहुंचाया है, इसलिए उसके उस दुख को दुख नहीं माना जाएगा, दुख माना जाएगा समाज को पहुंचाने वाले। तो कानून हमेशा सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुख और शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। दूसरा होता है कि शासन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना कानून का लक्ष्य होता है, ताकि व्यवस्थित तरीके से चला जाए, ऐसा ना हो जाए कि कानून अराजकता को पैदा करता हो। तीसरा लक्ष्य होता है कि शासन के जितने भी अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उनका निर्धारण किया जाए कि साहब आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। चौथा लक्ष्य होता है कि व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करना। जैसा कि अगर आप आगे चल करके देखेंगे तो भाग 3, भाग 4 और संविधान के बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो हमारे कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में हमें बताते हैं, हमें अवगत करवाते हैं। इसी तरीके से कानून का लक्ष्य होता है सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना। आप देखिए, ऐसा कोई कानून आपको नहीं मिलेगा जो समाज में फ्रैक्शन पैदा करता हो। तो इस तरीके से कानून के ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमने ये नियम बनाए होते हैं। अब बात आती है कि ये जो कानून बनाए जाते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है साहब, ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये एक संप्रभु प्रतिनिधि संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको एक शर्त हो कि आपको संप्रभु होना चाहिए। अब आप देखिए कि 1947 से पहले हम संप्रभु नहीं थे, तो हमारे लिए कानून कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस बनाती थी। हम एक गुलाम प्रकृति के देश थे, उपनिवेश हुआ करते थे, हमारे कोई अधिकार नहीं थे, तो संप्रभुता कहां से? तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो कानून बनाए जाते थे वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कानून कहा गया। ब्रिटिश कानून। अब उन्होंने हमारे लिए ये सारे कानून बनाए, जिनमें भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909 मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स, इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे के सारे कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए। हमने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे। इसका मतलब है कि कानून किसे बनाने का अधिकार है? जो संप्रभु होता है। हां, 1947 में जब हम आजाद हो गए तो फिर हम कानूनों का निर्माण अपना करेंगे। तो स्वतंत्र भारत में कानून बनाने के लिए हम काम करेंगे और यहां पर हमने एक संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा ने हमारे लिए कानून बनाना शुरू किया, जिसकी कहानी हम आगे चल करके देखें। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा कि संविधान क्या है, कानून क्या है, कानून के उद्देश्य क्या हैं, उन सबको देखा जाए। अब ऐसी स्थिति में ये बेसिक चीजें हुई, क्या इसमें भी सवाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब आप ये देखिए, ऐसा सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य कानूनों के उद्देश्य में शामिल हैं? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ? ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल्स। अब सामाजिक जीवन में सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुख शांति स्थापित करना बिल्कुल है। शासन को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना बिल्कुल है। शासन के मुख्य अंगों और उनके अधिकार क्षेत्रों को निर्धारित करना बिल्कुल है। सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को वैधानिक संरक्षण प्रदान करना, ये तो नहीं है। तो इसका मतलब आंसर बना 1, 2, 3। अब सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं को वैधानिक संरक्षण प्रदान करना यह कानून का लक्ष्य नहीं है। हां, ऐसा भी नहीं है कि कानून नहीं करता है। अगर वो हैं परंपराएं, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, तो वो अगर सकारात्मक हैं तो उन्हें संविधान मान्यता प्रदान करता है, लेकिन संरक्षण नहीं। तो प्रॉपरली सही आंसर बना 1, 2, 3। इस तरीके से आप देखिए कि ये प्रोविजन बन करके हमारे सामने आ गया। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखेंगे। एक एक करके धीरे धीरे मैं आपको सभी अध्यायों के बारे में परिचित करवाता जाऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हम करेंगे जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे सिर्फ। इसके बाद आगे चल करके हम मुख्य परीक्षा के लिए भी ये काम करेंगे।
तो मैं ये सोच रहा हूं कि प्रीलिम्स और इसमें करंट अफेयर को भी शामिल करूंगा मैं, जितने भी जहां जहां करंट अफेयर्स अपडेशंस होगा वो हम करेंगे। तो एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ दिनों में रिवीजन करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।